हेलो एवरीवन। आज हम बात करेंगे गेस्टाल्ट साइकोलॉजी के बारे में। गेस्टाल्ट थ्योरीज बहुत फेमस थी। गेस्टाल्ट की मतलब साइकोलॉजी में उसके बारे में बात करेंगे। तो गेस्टाल्ट साइकोलॉजी जो है वो ओरिजिनली वर्क एक साइकोलॉजी जिसका नाम है मैक्स वर्दीमेयर का। गेस्टाल्ट साइकोलॉजी फॉर्म होती है पार्शियली इन रिस्पॉन्स टू स्ट्रक्चर्स ऑफ विलियम वुड्स। विलियम वुड्स के जो स्ट्रक्चरलिज्म का सिद्धांत जो विलियम वुड्स ने दिया था उसी के बेसिस पे जो है उसी का एडवांस वर्जन जो है वो गेस्टाल्ट साइकोलॉजी को बोला जाता है। So while Woods was interested in breaking down psychological matters into their smallest possible part, the Gestalt psychologists were instead interested in looking at the totality of the mind and the behavior. स्ट्रक्चरलिज्म जहाँ पे बात करता था कि हर चीज को जो है ब्रेक करा जाए, ब्रेक करके जो है चीजों को देखा जाए, हर एक चीजों को जो है सॉर्ट जो ब्रेक करके देखने की कोशिश करते थे कि उसको जो है एटम फॉर्म में लाने की कोशिश थी। वहीं पे जो है गेस्टाल्ट साइकोलॉजिस्ट का कहना था कि इसको ब्रेक करने की जगह जो है इसको होल परसीव किया जाए, इस ऑब्जेक्ट को यदि उसका एटम फॉर्म में नहीं देखा जाए बाकी एक कंप्लीट कंटिन्यूअस फॉर्म में देखा जाए तो उसका जो है परसेप्शन जो है ज्यादा बेटर होगा। तो ये था गेस्टाल्ट साइकोलॉजी और स्ट्रक्चरलिज्म के बीच का भी डिफरेंस। मेनली यही माना जाता है। और the guiding principle behind the Gestalt's movement was that the whole was greater than the sum of its parts. ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन जो है गेस्टाल्ट साइकोलॉजिस्ट ने दी थी कि होल वाज द ग्रेटर देन द सम ऑफ इट्स पार्ट्स। इसी प्रिंसिपल की बेसिस पे जो है उन लोगों ने जो है गेस्टाल्ट साइकोलॉजिस्ट जो थे उन्होंने जो है परसेप्शन को रखा। उन लोगों ने जो है लोगों की मतलब उनके सामने समझने की वे को रखा कि इस तरीके से जो है बेटर समझा जा सकता है किसी भी तरीके को। अब इसके बाद में बात है डेवलपमेंट ऑफ गेस्टल साइकोलॉजी वाज इन्फ्लुएंस्ड इन पार्ट बाय वर्दीनियस ऑब्जर्वेशंस वन डे एट ए ट्रेन स्टेशन। तो मैक्स वर्दी में जो इसके क्या बोलते हैं मेन फाउंडर थे इस टाइप की साइकोलॉजी की, इस टाइप के अप्रोच के। उन्होंने इस चीज को जो है इस गेस्टल साइकोलॉजी के कॉन्सेप्ट को जो है ट्रेन के स्टेशन पे जो है देखा था। ही परचेज अ टॉय stroboscope which develop pictures in a rapid sequence to mimic the अपीयरिंग मूवमेंट। एक ऐसा उनके पास मशीन था स्ट्रोबोस्कोप। इस मशीन को जिसमें जो है पिक्चर जो है वो रैंडम स्पीड पे जो है जनरेट होती थी, फास्ट स्पीड पे जनरेट होती थी। इसी कॉन्सेप्ट को देखते हुए, इसी चीज को देखते हुए उनके अंदर जो है गेस्टाल्ट साइकोलॉजी या गेस्टाल्ट अप्रोच का जो है थॉट आया था। He later proposed the concept of the five phenomena in which flashing lights in sequence can lead to what is known as apparent motion। लाइट्स के फ्लैशिंग सीक्वेंस को मतलब बंद चालू लाइट के सीक्वेंस से जो है एक मूविंग मूविंग वाला एक क्या बोलते हैं वो बनता है, सीक्वेंस बनता है। ऐसा ऑब्जेक्ट प्रतीत होता है कि जो है ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, बाकी सिर्फ वो एक लाइट के फ्लैशिंग से जो है उस चीज को बनाने की कोशिश थी, वो करते थे। तो उसको जो है उन्होंने फाइव फिनोमिना उसको बोला गया था, जो उन्हीं ने ही दिया था बाद में। In other words, we perceive movements where there is none। इनका कहना ये था कि इसका इससे ये प्रूव होता है कि हम जो है मूवमेंट परसीव तब भी करते हैं जब वहाँ पे कोई मूवमेंट होता ही नहीं है। मतलब ये लाइट्स के फ्लैशिंग से बल्ब चालू करके भी कुछ चीज को जनरेट किया गया तो वो मूवमेंट जैसा प्रोड्यूस होता है, जबकि वहाँ पे एक्चुअल में कुछ भी मूवमेंट नहीं हो रहा है, बट वो शो वैसा हो रहा है। Movies are one example of apparent motion. Through a sequence of still frames, the illusion of movement is created। मूवीज में जो है ये कॉन्सेप्ट जो है सबसे ज्यादा यूज होता है, जहाँ पे जो है कॉन्सेप्ट ऑफ स्टिल फ्रेम यूज करके जो है जो मतलब बहुत सारी फ्रेम्स जो रहती है उस पे किसी ऑब्जेक्ट को शूट किया जाता है और उसको एक साथ जोड़ के दिखाया जाएगी तो वो मूवमेंट वाला अपीयरेंस जो है शो होता है। तो इसी को जो है पाई फिनोमिना कहा गया था। अब सब अदर साइकोलॉजी जो थे गेस्टा साइकोलॉजी के अपार्ट फ्रॉम मैक्स वर्दी थे जो मतलब प्रिंसिपल साइकोलॉजिस्ट थे, इसके उसके अलावा जो है नंबर ऑफ थिंकर्स थे उसके बाद में आए। जो सम ऑफ द बेस्ट नोन वर्क थे कि मैक्स वर्दी ने जो सबसे पहले वही थे जिन्होंने फाइव फिनोमिना दिया। फाइव फिनोमिना की बात हमने अभी जो पेशे की है, तो उसके बाद जो थे कर्ट कॉफका थे एक। तो उसको उनको जो है फाउंडर, वन ऑफ द फाउंडर ऑफ वो गेस्टा साइकोलॉजी बोला जाता है। तीन साइकोलॉजिस्ट थे जिनने गेस्टाल्ट को दिया था, कर्ट कॉफका थे, मैक्स वर्दी भी थे।
और एक और अभी उसके बारे में हम बात करेंगे। तो उनने जो है उनमें से तीनों को इनको जो है फाउंडर्स में से एक माना जाता है। तो कर्ट कॉफका जो थे डाइवर्स इंटरेस्ट रखते थे, स्टडीड मेनी टॉपिक्स इन साइकोलॉजी इंक्लूडिंग लर्निंग। उन्हें स्टडी की था परसेप्शन एंड हीलिंग इम्प्रूवमेंट के बारे में उनकी काफी ज्यादा रुचि थी और उन्होंने उस चीज को काफी ज्यादा स्टडी किया था। तीसरे इंसान का नाम आता है वुल्फगैंग कोलर। वुल्फगैंग कोलर आप बोल सकते हैं, वुल्फगैंग कोलर जो भी आप बोलते हैं। Also key founding figure in the history of the Gestalt movement. Kohler has also famously summarized Gestalt theory by saying the whole is different than some of its parts. जो मेन Gestalt की जो saying है, जो मेन लाइन जो Gestalt psychologist की है, वो एक्चुअल में इन्होंने ही बोली थी कि whole is greater than some of its parts, कि एक पूरा ऑब्जेक्ट जो है ऐसा पूरा जो है वो बड़ा है, ताकि उसको छोटे छोटे पार्ट्स में तोड़ा गया है, जो उससे कि एक पूरा ऑब्जेक्ट परसीव करना ज्यादा बेटर और ज्यादा सही है, ना कि उसके छोटे छोटे पार्ट्स को परसीव करना। तो यही इसका मतलब है। He was also known for his research on problem solving। उन्होंने बहुत काम किया था। Criticism of the introspection used the structuralists to study the human mind and its opposition to its behavior। इंट्रोस्पेक्शन मेथड को भी समवॉट इनने क्रिटिसाइज किया था कि इंट्रोस्पेक्शन मेथड में उनका यही कहना था कि ये मेथड जो है दूसरा कोई इंसान जो है उसमें स्टडी नहीं कर सकता। ये पर्सन टू पर्सन वेरी होता रहेगा। इसका कोई जो है फिक्स जो है वायबिलिटी नहीं दिखती। इंट्रोस्पेक्शन डिपेंड करता है पर्सन के अपने कॉन्शियस पे और अपने थिंकिंग प्रोसेस पे। सो इसका क्रिटिसिज्म भी इन्होंने ही किया था इंट्रोस्पेक्शन का, जो कि इंट्रोस्पेक्शन जो एक मेन पार्ट था सिगमंड फ्रॉइड की थ्योरी का, स्ट्रक्चरलिज्म का। इंट्रोस्पेक्शन मेथड उन्होंने ही बात की थी इसके बारे में, तो उसका क्रिटिसाइज भी हुआ था। अब बात करते हैं कि गेस्टल साइकोलॉजी है क्या चीज, क्या होती है गेस्टल साइकोलॉजी। तो गेस्टल साइकोलॉजी इज अ स्कूल ऑफ थॉट है। तो बिहेवियरिज्म है, बिहेवियरिज्म की बात हुई, स्ट्रक्चरलिज्म है, फंक्शनलिज्म है। ऐसे ही गेस्टल्ट भी जो है एक स्कूल ऑफ थॉट है साइकोलॉजी के अंदर, दैट लुक्स एट द ह्यूमन माइंड एंड बिहेवियर एज अ होल। इनका एक ही कॉन्सेप्ट था कि सारा जो परसेप्शन है वो होल पे होना चाहिए, छोटे छोटे टुकड़ों में नहीं होना चाहिए। When trying to make sense of the world around us, Gestalt psychology suggests that we do not simply focus on every small component। इनका सीधा सीधा ये कहना था कि किसी भी ऑब्जेक्ट को जो है एक छोटे छोटे कंपोनेंट में जो है इंसान नहीं देखता है, एज अ होल जो है उस कंपोनेंट को इंसान जो है परसीव करता है, और उसी तरीके से उसको करना भी चाहिए। अब यहाँ पे बात करें कि इंस्टेड our minds tend to perceive object as a part of a greater whole and as elements of more complex system। हमारा माइंड जो है किसी भी बड़े पार्ट को देखता है तो उसके छोटे छोटे पार्ट देखता जरूर है, जिसके छोटे छोटे पार्ट्स को देखता जरूर है कि हाँ ये इसका ये भी पार्ट है, ये इसका ये भी पार्ट है। लेकिन परसीव करने के लिए उसको यदि मेमोरी में उसको डालना है तो मेमोरी में डालने के लिए वो पूरे पार्ट को देखता है। वो सिर्फ छोटे छोटे पार्ट्स को बस नहीं देखता है, एक पूरे पार्ट को देख के जो है, एक पूरे ऑब्जेक्ट को देख के जो है उसकी मेमोरी को क्रिएट करता है। This school of psychology played a major role in the modern development of the study of human sensation and perception। इसी स्टडी ने सबसे बड़ा डेवलपमेंट इंसान की इसमें मदद की, हेल्प की स्टडी करने में, की ह्यूमन सेंसेशन और परसेप्शन को स्टडी करने में बहुत मदद की है इस अप्रोच ने, इस स्कूल ऑफ थॉट में, इस साइकोलॉजी के पार्ट में। अब प्रिंसिपल्स ऑफ गेस्टल्ट साइकोलॉजी, तो प्रिंसिपल्स जो थे उनके 7 मेजर प्रिंसिपल्स थे कि फिगर ग्राउंड, थ्योरी ऑफ फिगर ग्राउंड, सिमिलैरिटी, कॉमन रीजन, प्रॉक्सिमिटी, कंटिन्यूटी, क्लोजर और फोकल पॉइंट। इसको हम डिटेल में आगे डिस्कस करेंगे। तो ये 7 प्रिंसिपल जो थे ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल्स थे। गेस्टल्ट साइकोलॉजी का बेस प्रिंसिपल्स यही थे सारे गेस्टल्ट साइकोलॉजी के। प्रिंसिपल ऑफ फिगर ग्राउंड की बात करें तो प्रिंसिपल ऑफ फिगर ग्राउंड स्टेट क्या करता है कि पीपल इंस्टिंक्टिवली परसीव ऑब्जेक्ट एज आइदर बीइंग इन द फोरग्राउंड और इन द बैकग्राउंड। इसका मतलब ये होता है कि लोग जो है वो किसी भी ऑब्जेक्ट को परसीव या तो उसके आगे रह के करते हैं या उसके पीछे रह के करते हैं, या अपने आप को आगे उसमें पाते हैं या उसके उस ऑब्जेक्ट के पीछे पाते हैं। They either stand out prominently in the front or recede into the background। ये इंपॉर्टेंट चीज है। जैसे यहाँ फोटो में आप देख रहे हैं कि ये इमेज जो दिख रही है पर्सन की, वो पर्सन की इमेज जो है वो या तो उसके आपको आगे दिख रही होगी या परसीव होते हुए आपको उसके पीछे दिख रही होगी। ये ऑब्जेक्ट आगे है तो ये एप्पल जो है लोगो ये आगे है,
तो वो पर्सन उसके पीछे खड़ा है, या उसको परसीव भी कर सकते हैं कि पर्सन जो है इसमें आगे खड़ा और पीछे से जो है एप्पल को जो है वो लोगों को जो है लाया गया है। ये इसका जो है फिगर ग्राउंड का कॉन्सेप्ट है कि या तो पर्सन जो है आगे लेके फोकस करता है, या पीछे उसको जो है फोकस उस चीज को लगता है। सेकेंड इसका कॉन्सेप्ट आता है कि प्रिंसिपल ऑफ सिमिलैरिटी। प्रिंसिपल ऑफ सिमिलैरिटी क्या कहती है कि व्हेन थिंग्स अपीयर टू बी सिमिलर टू ईच अदर वी ग्रुप देम टुगेदर एंड वी आल्सो टेंड टू थिंक दे हैव द सेम फंक्शन। ये एक प्लेन के अंदर, एक पेपर के अंदर, एक प्लेन के अंदर जो है ट्राइंगल्स और स्क्वायर, ट्राइंगल्स और सर्कल्स का जो है कॉम्बिनेशन है। लेकिन हम इसको ऐसा परसीव करने के लिए ऐसा नहीं करते कि ट्राइंगल ट्राइंगल ट्राइंगल, स्क्वायर स्क्वायर स्क्वायर, या सर्कल सर्कल, या कुछ ऐसा। हम एक ग्रुप करते कि एक पूरे सर्कल्स का ग्रुप है, या ये पूरे ट्राइंगल्स का ग्रुप है, या फिर ऐसा अलग अलग सर्कल्स का ग्रुप है, फिर एक ट्राइंगल्स का ग्रुप है, फिर से हम उनको एक पूरा एक नाम देते हैं, कलेक्टिव नाम हमने इनको दिया हुआ है कि ये सर्कल्स है, ये ट्राइंगल्स है, तो ये हम इनको कलेक्टिव नाम देते हैं। हम सर्कल सर्कल सर्कल, ट्राइंगल 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 ऐसा नहीं बोलते हैं इनको। फॉर इंस्टेंस इन दिस इमेज देयर अपीयर टू बी टू सेपरेट एंड डिस्टिंक्ट ग्रुप बेस्ड ऑन शेप द सर्कल्स एंड द ट्राइंगल्स। यही बात है कि हमने इनको एक नाम दे के रखा हुआ है, उस नाम से हम इनको डिनोट करते हैं, उस नाम से हम इनको जो है ग्रुप करते हैं कि ये सर्कल्स का ग्रुप है, ये ट्राइंगल्स का ग्रुप है, ऐसा। कॉमन रीजन। अब प्रिंसिपल ऑफ कॉमन रीजन क्या कहता है कि प्रिंसिपल ऑफ कॉमन रीजन कहता है कि व्हेन ऑब्जेक्ट्स आर लोकेटेड विद इन द सेम क्लोज रीजन, एक क्लोज रीजन में सेम पर्टिकुलर टाइप की चीजें यदि होती है, तो वी परसीव देम एज बीइंग ग्रुप टुगेदर। यहाँ पे ये सब सर्कल्स जैसे हैं, ये सर्कल जो है ये सब अलग अलग रखे हुए हैं। ये सर्कल अलग है, ये सर्कल अलग है, ये सर्कल अलग है, लेकिन हम इसको परसीव कैसे कर रहे हैं कि ये पूरे 9 सर्कल जो है वो एक साथ रखे हैं। ये बाकी के जो 6 सर्कल्स है ये एक साथ है। ये हम अलग अलग नहीं देखते कि ये अलग सर्कल रखा है, ये अलग सर्कल रखा है, ये अलग सर्कल रखा है, ऐसा नहीं देखता। हम इनको इनके ग्रुप के साथ में ही देखते हैं। तो सेम ऑब्जेक्ट है, सेम सबके सब सर्कल्स है, तो हम इनको यदि एक साथ रखा गया है, तो हम इनको सबको देखेंगे कि ये जो है एक पूरा यूनिट है, ये अलग अलग नहीं है। तो हम इनको इस तरीके से परसीव करते हैं। तो ये परसेप्शन पे ही डिपेंड करता है, इसलिए इसकी स्टडी को जो है परसेप्शन पे काफी ज्यादा हेल्पफुल हुई है ये स्टडी, क्योंकि परसेप्शन से रिलेटेड बहुत ज्यादा बात करती है, और इसके प्रैक्टिकल एप्लीकेशन जो है परसेप्शन पे बहुत ज्यादा है। नेक्स्ट आता है कि प्रिंसिपल ऑफ प्रॉक्सिमिटी। प्रिंसिपल ऑफ प्रॉक्सिमिटी क्या कहती है कि प्रिंसिपल ऑफ प्रॉक्सिमिटी स्टेट्स दैट things that are close together appear to be more related than things that are spaced farther apart। अब यहाँ पे है कि इसमें एक बात है कि प्रॉक्सिमिटी की बात जो है कि उसकी दूरी कितनी है, चीजों की दूरी कितनी है आपस में एक दूसरे के साथ। और जैसे यहाँ पे आपको ये प्रॉक्सिमिटी दिख रही है, क्लोज प्रॉक्सिमिटी में सारी बॉल्स है। क्लोज प्रॉक्सिमिटी में सारी बॉल्स है, तो ये आपको एक एज अ होल पूरा बॉल्स का ग्रुप दिख रहा है, जो 16 का ग्रुप है। तो ये पूरा परसीव हो रहा है कि एक ये पूरा 16 का ग्रुप आपके बॉल्स का है। यहाँ पे जो है, यहाँ पे दो ग्रुप में बांट दी गई, तो प्रॉक्सिमिटी चेंज हो गई है। यहाँ पे प्रॉक्सिमिटी कैसी हो गई है कि 8 8 के ग्रुप में इस प्रॉक्सिमिटी को डिवाइड कर दिया गया है। तो ये 8 का ग्रुप आपको एक साथ दिख रहा होगा, और ये 8 का ग्रुप आपको एक साथ दिखेगा। अब इसको आप पूरे ऐसा नहीं बोलोगे कि ये पूरा 16 का ग्रुप है। तो ये सर, ये 8 8 का ग्रुप यहाँ पे आपको सेकंड इमेज में दिख रहा है। यहाँ पर जो है फर्स्ट इमेज में जो है पूरा 16 का ग्रुप एक साथ दिख रहा है। तो ये आप बोलोगे कि 16 बॉल्स एक साथ रखी हुई है। यहाँ पे जो आप बोलोगे कि 8 8 के दो ग्रुप में बॉल रखी हुई है सेकंड इमेज में। अब यहाँ पे एक है proximity is so powerful that it overrides similarity of color, shape and other factors that might differentiate a group of objects। proximity का कॉन्सेप्ट यहाँ पे बोला गया है कि इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है कि ये जो रहता है कि क्या कलर है, क्या शेप है, क्या उसका जो है अदर फैक्टर है उस ऑब्जेक्ट का, इन सबको ओवरराइड कर देता है। मतलब प्रॉक्सिमिटी में आप इतना जो है चीजों की क्लोजनेस को देखते हो कि आपको बाकी ये चीजें समझ में नहीं आती कि इसका यार जैसे ये दोनों कलर अलग अलग कलर्स है। बट आप प्रॉक्सिमिटी में इनको ये नहीं देखोगे कि ये ब्लैक व्हाइट, ब्लैक और रेड है। इसको आप देखोगे कि ये प्रॉक्सिमिटी में साथ में है, तो आप उनको एज अ होल परसीव करोगे। ये दोनों चीजें साथ में आती हैं। इसमें ये फर्क नहीं पड़ता कि इनके कलर्स अलग है, लेकिन ये साथ में है, ये आपको तुरंत शो हो जाएगा। अब प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी, तो प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी क्या बोलती है कि प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी स्टेट्स दैट एलिमेंट्स दैट आर अरेंज्ड ऑन अ लाइन और कर्व
are perceived to be more related than elements not on the line or curve. जो ऑब्जेक्ट जो है एक लाइन में है, एक कर्व में है, वो ज्यादा जल्दी परसीव हो जाएंगे एज कम्पेयर टू द थिंग्स दैट आर नॉट इन कर्व और लाइन. In the image above, for example, the red dots in the curved line seem to be more related to the black dots on the curved line than to the red dots on the straight horizontal line. That's because your eye naturally follows a line or a curve, making continuation a stronger signal for relatedness than the similarity of colors. इसमें ऐसा है कि ये जो चीजें आपको जो है ज्यादा परसीव कर रही होगी कि हाँ ये कर्व जो है आपको ज्यादा जल्दी नोटिस हो रहा होगा एज कम्पेयर टू अ लाइन दैट इज स्ट्रेट इन बिटवीन इट. ये कर्व के लाइन जो है आपको ज्यादा नोटिस होगी कि ब्लैक कलर का लाइन जो कर्व हो रहा है या रेड कलर का लाइन जो एक दूसरे से कर्व हो रहा है. बट जो एक स्ट्रेट प्लेन है वो प्लेन जल्दी से नोटिस नहीं होगा. तो जो है अपना आई जो है वो उस तरीके से डिजाइन होता है कि या उस तरीके से परसीव करता है हमारा ब्रेन कि हम जो है कर्व को जो है ज्यादा स्ट्रांगली या जो है मूवमेंट्स को ज्यादा स्ट्रांगली जो है परसीव कर सकते हैं. ये इसका जो है प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी है कि कंटिन्यूसली जो है यहाँ से यदि हमारा जो मूवमेंट स्टार्ट होता है देखने का तो हम इसको पूरा देखते हुए इसे कर्व के लेंथ के साथ में ही परसीव कर लेंगे. यहाँ पर जबकि ये स्ट्रेट हो रही है, ये लाइन जो है स्ट्रेट हो रही है, लेकिन हम इसको ऐसा परसीव नहीं करेंगे, हम इसको जो है कर्व जैसा ही परसीव करते हुए चलेंगे. तो कंटिन्यूसली हम उसको जो है कर्व ही शो मानेंगे, कर्व ही उसको वो करेंगे, देखेंगे. इसको बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी. प्रिंसिपल ऑफ क्लोजर. प्रिंसिपल ऑफ क्लोजर क्या बोलता है कि when we look at a complex arrangement of visual elements we tend to look for a single recognizable pattern. यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट है, यहाँ पर एक चीज है कि ये जो ऑब्जेक्ट जो इमेज में दिख रहा है ये ऑब्जेक्ट में एक ब्लैक स्ट्रिप्स है और व्हाइट स्ट्रिप्स है, लेकिन ये पूरा ब्लैक स्ट्रिप्स और व्हाइट स्ट्रिप्स का कॉन्सेप्ट है. हम उसको ये नहीं बोलेंगे कि ये एक ऑब्जेक्ट है जिसके ब्लैक और व्हाइट स्ट्रिप्स है. हम इस ऑब्जेक्ट को एक नाम दिया है हमने कि ये ब्लैक स्ट्रिप्स वाला है, ये व्हाइट स्ट्रिप्स वाला, ब्लैक स्ट्रिप्स वाला. हम इसको ऐसा नहीं बोलते, हम इसको एक नाम देते हैं, हम इसको बोलते हैं कि हाँ ये पूरा ऑब्जेक्ट है एक जेब्रा है. तो हमने इसको एक नाम दिया है कि ये पूरे ऑब्जेक्ट को हमने एक नाम दिया है जिसके अंदर ब्लैक एंड व्हाइट स्ट्रिप्स है, उसका नाम जेब्रा है. तो हम उसको जो है जेब्रा नाम से बोलेंगे कि हाँ ये एक ऐसा ऑब्जेक्ट है या जो भी ऑब्जेक्ट है जो हमने नाम दिया हुआ है जिसके बारे में हमको पता है उस नाम के बारे में, तो हम उसके नाम से उस चीज को बोलते हैं. तो हम सर ढूंढते ही उसमें वो चीज है कि पर्सन जो है इंसान जो है ढूंढता ही वो चीज को है कि इस चीज का नाम क्या है, ये चीज को बोलते क्या है. उसको ही बोलते हैं कि प्रिंसिपल ऑफ क्लोजर यही है कि हम उसका एक परसिव परसीव करने के लिए उसका एक टैग ढूंढते हैं, उसमें एक नाम ढूंढते हैं. ये उसका मतलब होता है. In other words, when you see an image that has missing parts, our brain will fill in the blanks and make a complete image so you can still recognize the pattern. यहाँ पर भी वही हो रहा है कि ये ब्लैक और व्हाइट स्ट्रिप्स है, ब्लैक और व्हाइट स्ट्रिप्स है, लेकिन ये ब्लैक और व्हाइट स्ट्रिप्स को जो है आप ऐसा ब्लैक और व्हाइट स्ट्रिप जैसा परसीव नहीं कर रहे हो. इसको एक आप आपके ब्रेन के अंदर एक फिल हो रहा है, एक ब्लैक एंड व्हाइट स्ट्रिप्स का एक आप एक स्ट्रक्चर बन रहा है आपके अंदर ब्रेन के अंदर. उस स्ट्रक्चर को आप ध्यान में रख के जो है आपका ब्रेन जो है अपने आप पे जो जहाँ पे जो चीज फिल करनी है वो चीज उसको वो फिल कर रहा है. For example, when you look at the image above, you most likely see a zebra, even though the image is just a collection of black and white strips. यही बात है कि हमने सिर्फ एक ब्लैक और व्हाइट स्ट्रिप्स की कलेक्शन दिखाई थी, लेकिन वो एक जेबरा है, ये आपके ब्रेन ने उस चीज को बनाया है. ये आपके ब्रेन का उस चीज के ऊपर जो है परसेप्शन है, उस चीज का उसका जो है सोचने का तरीका है या उसका जो है देखने का तरीका है. Your mind fill in the missing information to create a recognizable pattern based on your experience. आपने जेबरा देखा हुआ है कि उसकी ब्लैक और व्हाइट स्ट्रिप्स होती है. तो यहाँ पे आपको जब ब्लैक और व्हाइट स्ट्रिप दिख रही थी तो आपको पता है कि ये ब्लैक और व्हाइट स्ट्रिप जो है ये किसी आप कुछ दूसरे बर्ड का या एनिमल का नाम नहीं लोगे, आपको पता है कि ब्लैक और व्हाइट स्ट्रिप जो है वो जेब्रा की होती है क्योंकि आपको इस बात का एक्सपीरियंस है, आपने इस चीज को देखा है, फोटोज में देखा है, दूसरी जगह पे लाइव देखा है, ऐसा देखा. तो आपको पता है कि ये उसको जो है जेब्रा ही बोलते हैं, तो आपने इसलिए उस चीज को तुरंत बोला कि हाँ ये जेब्रा है. इस तरीके से प्रिंसिपल ऑफ क्लोजर काम करता है. अब आखिरी है कि प्रिंसिपल ऑफ फोकल पॉइंट. प्रिंसिपल ऑफ फोकल पॉइंट क्या है? फोकल पॉइंट principle states that whatever stands out visually will capture and hold the viewer's attention first. बहुत नेचुरल चीज है कि when you look at the image above, for example, the first thing you notice is the red square. आप इस इमेज को जैसे ही देखोगे फर्स्ट आपका ध्यान इसी चीज के ऊपर जाएगा कि ये चीज क्या है.
सबसे पहले आपका ध्यान इसी चीज के ऊपर जाएगा कि हाँ ये एक रेड स्क्वायर है। तो इसमें आपका क्या रहता है कि बिकॉज क्यों आपका ध्यान इसी चीज के ऊपर सबसे पहले गया, क्योंकि इसके बारे में ये है कि बिकॉज इट्स डिफरेंट देन ऑल ऑफ द अदर ब्लैक सर्कल्स अराउंड इट। इट्स द फर्स्ट पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट दैट grabs your attention and from there your attention moves to other parts of the image। आपका ध्यान सबसे पहले इसी सर्कल के ऊपर क्यों जाएगा, क्योंकि बाकी का इमेज जो है वो पूरा व्हाइट बैकग्राउंड के ऊपर ब्लैक सर्कल्स है, और इस सर्कल जो है ये सेम 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 है, तब आपके सेम चीजों पे ध्यान जल्दी नहीं जाएगा। ये आपकी तरह ये चीज जो है पॉपअप का काम कर रही है, इसलिए जो है इसने आपका अटेंशन सबसे पहले कैप्चर किया, और इसके ऊपर सबसे पहले जो है इंसान का ध्यान चला गया। इसको बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ फोकल पॉइंट की, एक डिस्टिंक्टिव चीज के ऊपर जो है सबसे पहले इंसान का फोकस जाता है, वो एक नेचुरल चीज है। इसी की वजह से जो है पॉपअप्स का कॉन्सेप्ट आया है, जो एड्स पॉपअप आते हैं या दूसरे पॉपअप्स जैसे इंटरनेट यूज करते हैं हम लोग, तो ये करते हैं तो वो पॉपअप वाला ऑप्शन आता है कि तुरंत फ्लैशिंग फ्लैशिंग वाली कुछ नोटिफिकेशन आती है, फ्लैशेस आते हैं, कुछ ऐसी चीजें आती है जो इंस्टेंटली हमारा ध्यान जो है वो कैप्चर करता है। तो इसी कॉन्सेप्ट पे बेसिकली प्रिंसिपल ऑफ फोकल पॉइंट, जो हमारा माइंड जो है वो तुरंत उस चीज के ऊपर रिस्पॉन्ड करता है, रिएक्ट करता है, क्योंकि हम जो है उस चीज को ऊपर से हमारा ध्यान एकदम से नहीं हटता और ध्यान जाता है उसके ऊपर। तो यही है प्रिंसिपल ऑफ फोकल पॉइंट। होप आपको ये चीज समझ में आ गई होगी गेस्टल साइकोलॉजी से रिलेटेड। जो भी डाउट्स होंगे आप कमेंट प्लीज करिएगा। थैंक यू।